हेलो फ्रेंड्स। सो आज एनटीएससी 2021 का जो पेपर था स्टेज 2 का पेपर, ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि इस पेपर में बेसिकली किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन रहे। ठीक है, एक मोटा मोटा सा बाइफर्केशन, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, थोड़ा सा सिर्फ बात करने हैं। ठीक है, अगर इस पेपर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो जो क्लास 9th का पोर्शन है और जो क्लास 10th का पोर्शन है, उस 9th के पोर्शन और 10th के पोर्शन में अगर मैं बाइफर्केट करूँ आउट ऑफ 14 क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे फिजिक्स के अंदर, उन 14 क्वेश्चंस को अगर मैं बाइफर्केट करता हूं तो उन 14 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 9th के पोर्शन से थे, जबकि ओनली 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 10th के पोर्शन से थे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं चैप्टर वाइज बाइफर्केट बताता हूँ, ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो जो मोशन था आपका, इस मोशन से आपको 4 क्वेश्चंस मिले। ठीक है, और चारों क्वेश्चन एक पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है उसी पे कंसंट्रेट थे, ज़्यादा इधर उधर हाँका फाकी नहीं हुई थी। ठीक, दूसरी बात, एनएलएम जो चैप्टर आपका है सेकंड चैप्टर, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एनएलएम से कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल्दो एक क्वेश्चन है जिसको आप कहो कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आप कहो कि हम एनएलएम में कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके साथ में एक चीज़ और थी क्या कि उसके अंदर फ्लूइड का कंसेप्ट इंक्लूड था, दैट्स वाई मैंने उसको वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो था आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, और साथ में है फ्लूइड्स, तो ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स वाला जो पार्ट है इससे आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपका चैप्टर आता है बेसिकली साउंड का, सॉरी डब्ल्यूपीई का चैप्टर। सो डब्ल्यूपीई जो है आपका, उस डब्ल्यूपीई के पार्ट से आपके थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साउंड का पार्ट, और इस साउंड से थे आपके 2, सॉरी इससे भी 2 ही क्वेश्चन थे, दैट्स वाई आपके पूरे टोटल 10 क्वेश्चन इस पार्ट से हुए। अच्छा, 4 क्वेश्चंस की अगर यहाँ बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन जो था वो बेसिकली लाइट से था, लाइट के कंसेप्ट से एक क्वेश्चन था। ठीक है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड जो आपका चैप्टर है, उस ह्यूमन आई से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है यानी एमईसी अगर मैं बात करता हूँ, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सिमिलरली जो आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी से अगर आप बात करते हो तो इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। इस तरह से अगर मैं देखता हूँ तो मेनली जिन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे उनमें एक आपका मोशन रहा इस बार। ठीक है, इस मोशन से 4 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2, मतलब फ्लूइड से 2, डब्ल्यूपीई से 2 और साउंड से 2 क्वेश्चन, जबकि लाइट से 1 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन। इनके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे भी रहे जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये थोड़ा सा इस पार्ट का, इस पेपर का छोटा छोटा सा हल्का एनालिसिस था। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 27th क्वेश्चन से देखा जाए तो फिजिक्स स्टार्ट होती है आपकी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, ट्रेन मूविंग एट यूनिफॉर्म 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि आपकी 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, अप्रोच कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म जो है वो आपका 500 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर मैं आपका एक प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके पास में यहाँ से, ठीक है, 1 किलोमीटर अवे ऐसा लिखा हुआ है, ट्रेन स्टार्ट्स ब्लोइंग विसल व्हेन इंजन इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द, यहाँ पर आपकी ट्रेन है लेट अस सपोज। ठीक है, यह आपकी ट्रेन है जो कि इससे कितने डिस्टेंस पर है, लिखा हुआ है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, एंड ट्रेन इज मूविंग विद, जो ट्रेन आपकी मूव कर रही है, इट इज मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन आपकी मूव कर रही है बेटा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये कह रहा है कि स्टेशन मास्टर इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो स्टेशन मास्टर हैं आपके वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म है आपकी, ये प्लेटफॉर्म आपका जो है वो 500 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर लंबा है ये प्लेटफॉर्म। मतलब ये कहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ कहीं खड़ा होगा 250 मीटर पर इस कॉर्नर से, और ये भी आपका 250 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब आपसे एक कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स ब्लोइंग विसल, जब ये यहाँ से 1 किलोमीटर पर होती है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी, तब इसने एक विसल ब्लो करना शुरू किया टिल इंजन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म। ये बेटा इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक बार आपके लिए। फाइनल कंडीशन ये दे रखी है कि जिस टाइम उसने प्लेटफॉर्म को यहाँ तक क्रॉस किया, ठीक है, जब इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया इस पर्टिकुलर केस में, तो जब इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तब तक ये विसिल ब्लो करती रहती है, ये यहां तक विसिल को ब्लो करती रहती है। ठीक है, और ये पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है विदाउट
रुके हुए, ठीक है, ये सीधी चली जाती है। साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ये मत समझना कि साउंड का क्वेश्चन है क्योंकि स्पीड दे दी, दैट्स नॉट बेसिकली। तो इसमें साउंड की जो स्पीड है वो मुझे दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो स्टेशन मास्टर साहब हैं ये कितनी देर के लिए बेसिकली स्पीड जो साउंड है उसको सुन पाएंगे, ठीक है। बेसिकली बस इतनी सी बात है कि कितनी देर सुनेंगे ये निकालना है, ठीक है। आसान है यार। पहले ये देखो, ये स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और ये डिस्टेंस किलोमीटर में और ये डिस्टेंसेस आपको मीटर में दे रखे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस बेटर ये है क्योंकि ऑप्शंस भी आपके सेकंड में हैं, तो आप इस पूरे डाटा को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इस 90 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, जो स्पीड है इसको 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इस 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 90 इंटू 5/18। ये तो पता होगा आपको कि 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। 5/18 कैसे आता है वो भी देख लीजिए। आपका ऐसे लिखा हुआ है 90, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर रहे हो, फिर आर को भी चेंज कर रहे हो। सो 90 इंटू किलोमीटर को चेंज करोगे तो 1000 मीटर और आर को चेंज करोगे देन 3600 सेकेंड, ठीक है। इनको काटा पीटी करते हैं, फिर उसके बाद 2 से काटते हैं, 2 5 10, 218, ठीक है। सो 90 इंटू 5/18, यही एक्सप्रेशन मैंने वहाँ लिखा है टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक। काटो इसको यार, जब आप इसको काटोगे तो 5 इंटू 5 कितनी आई वैल्यू, 25 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन इनिशियली 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। जो ट्रेन है आपकी इट इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है। अब आगे देखो जरा, अब आपसे आगे बात करते हैं। मेरे को स्पीड दिख गई 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे देखना है कि इनिशियली ट्रेन इस इनिशियल पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट के बीच में, ठीक है, इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में ट्रेन जो है बेसिकली वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। सो टाइम कवर, ठीक है, टाइम कवर टू कंप्लीट, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल से अगर फाइनल के लिए मैं देखता हूं, ठीक है, तब के लिए वो कितना टाइम ले रही है ये अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो 1 किलोमीटर ये और 500 मीटर ये, यानी 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर तो ये हुआ और 500 मीटर ये हुआ। टोटल कितना हुआ, 1000 प्लस 500 यानी 1500 मीटर डिवाइडेड बाय किस स्पीड से चल रही है भैया, स्पीड से चल रही है 25 मीटर पर सेकंड से। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 1500 डिवाइडेड बाय 25, काटो 60 सेकेंड्स इसको लगेंगे टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। इनिशियल से लेकर और फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए इसको अप्रॉक्स 60 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, ठीक है। अब वो स्टार्ट कहाँ से कर देगा, जब से वो यहाँ होगी तब से वो स्टार्ट करेगा सुनना। जब वो स्टार्ट करेगा सुनना उस टाइम पर कितना डिस्टेंस पर है ये है बेसिकली साउंड को डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है यहाँ तक का, ठीक है। साउंड को डिस्टेंस कवर करना है यहाँ तक का, वरना 1000 मीटर और 250 मीटर टोटल डिस्टेंस जो साउंड को ट्रेवल करनी पड़ती है जब से उसको विसिल ब्लो करके वो स्टार्ट करेगा तब से, ठीक है। सो T1 मैंने टाइम ले लिया, ठीक है, वो जो टाइम टेकन बाय साउंड, ठीक है, टू रीच एट स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के पास तक पहुंचने में इनिशियल कंडीशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो लग रहा है आपका T1 और उस टाइम के लिए मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। सो T1 की वैल्यू कितनी हो गई, T1 हो गया आपका ये डिस्टेंस टोटल यानी 1250 मीटर, 1000 ये 250 ये, तो 1250 मीटर का डिस्टेंस साउंड ने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से, 300 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखी है। इतने सेकेंड में साउंड जो है वो आपकी इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करी और यहां पर खड़े हुए स्टेशन मास्टर साहब को सुनाई दी। अच्छा, उसके बाद में जब ट्रेन यहां से चलती गई चलती गई चलती गई, जब ट्रेन यहां पहुंची तब तक उसने विसल ब्लो किया है। अब जब वो विसल यहां पर जाके ब्लो करेगी तभी तो स्टेशन मास्टर साहब दोबारा सुनेंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर साहब यहां खड़े हुए थे। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है, अब डिस्टेंस कवर करना है फिर से 250 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब वो यहां पर खड़ा हुआ है तो ये जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां तक पहुंची है उतनी देर भी तो वो अपना साउंड को सुन रहा है विसल के को। तो
आपका T2 टाइम जो है वो मैंने वो टाइम ले लिया जितने टाइम में टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच एट स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के पास टाइम पहुंचने में कितना लगेगा, ये था आपका इनिशियल केस में, ठीक है, और ये जब एंड होगा तब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो T2 कितना हो गया बच्चा, T2 हो गया 60 सेकंड, तो वो चली है, और अब कितनी दूर कवर करना है, 250 मीटर अब कवर करना है, तो 250 डिवाइडेड बाय 300, अब इतने सेकंड का टाइम लग रहा है। ये फाइनल टाइम हो गया, ये इनिशियल टाइम हो गया, दोनों को माइनस कर दे, तेरा आंसर पूरा है, ठीक है। सो टाइम ड्यूरेशन फॉर विच विल बी टाइम ड्यूरेशन फॉर विच साउंड कैन बी हेयर्ड, जिस टाइम में साउंड को सुनाई दिया जा सकता है वो टाइम कितना हो गया, T2 माइनस T1। T2 कितनी वैल्यू है 60 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 300, अच्छा, माइनस इनिशियल टाइम कितना है जब से उसको शुरू कर रहा था, तो 1250 अपॉन 300, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो सुन पाएगा बेसिकली अपनी बात को। तो देख लीजिए जरा, तो 60 प्लस इसमें से माइनस करोगे 250 में से 250, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो आ जाएगा माइनस 1000 अपॉन 300, ठीक है। अच्छा, 60 माइनस 1000 अपॉन 300, बेटा 300 देखो 0 0 खत्म किया, 10/3 की वैल्यू 3.33, अगर आप लिखोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 56.67 सेकेंड। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए स्टेशन मास्टर साहब अपनी आवाज को सुन पाएंगे, देन दिस मस्ट बी द आंसर। इसमें ये ऑप्शन 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी मोशन का ही क्वेश्चन है। देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है। स्विमर की जो स्टिल वाटर में स्पीड है, ठीक है, स्टिल वाटर की जो स्पीड है इसको मैंने कंसिडर कर लिया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये कह रहा है कि रिवर की जो स्पीड है, रिवर की स्पीड हो गई आपकी v को मैंने मान लिया इसको v, तो वैल्यू हो गई आपकी 5 किलोमीटर पर आवर भैया। अब वो कह रहा है कि स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, स्विमर कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, 1 किलोमीटर तक आगे जाता है, और 1 किलोमीटर तक चलने के पश्चात वापस लौट के 1 किलोमीटर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो पहले भैया इधर गया, इधर जाने के बाद पलट के फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। अगर वो इस केस में एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो सत्यानाश हो जाता, क्वेश्चन 0 आंसर आ जाता, बट उसने पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का केस क्या होता है बेटा, वो भी आप समझ लीजिए। अब जब ये ऐसे जा रहा है तो 1 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम और 1 किलोमीटर वापस आया है डाउन स्ट्रीम। आप बता सकते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, 2 सेकंड का खेल है। अप स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप इधर चल रहे हैं और नदी इधर बह रही है, आप इधर बह रहे हैं और नदी आपके अपोजिट चल रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि नदी भी इधर चल रही है और आप भी इधर चल रहे हैं। ये तो आप हुए, मैं यहां लिख देता हूं आप, और ये है आपकी रिवर का फ्लो। और इस केस में रिवर का फ्लो तो यही रहेगा, अबे रिवर थोड़ी ना उल्टी बहने लग जाएगी तुम्हारी वजह से, ठीक है। और अब की बार आप जो है वो इधर से चले जा रहे हैं। ये केस हुआ आपका अप स्ट्रीम का, ठीक है, और ये केस हुआ आपका डाउन स्ट्रीम का। अब आप इस केस में देखो कि जब आप अप स्ट्रीम की बात करते हो तो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड आपने u ले ली है, ठीक है, स्टिल वाटर में स्विमर की स्पीड आपने u ले ली है, और रिवर की स्पीड जो है वो आपने v ले ली है। अब जब दोनों, ये आपका u से चलने की कोशिश कर रहा है और ये इसकी स्पीड को v से कम कर रहा है, तो अप स्ट्रीम में आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, u माइनस वी। और जब आप इधर ही चल रहे हो और रिवर भी आपको इधर ही दौड़ा रही है तो आप क्या लोगे इस केस में, आप डाउन स्ट्रीम में स्पीड u प्लस वी। क्लियर है सर? तो आपकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो गई, स्विमर आप छोड़ो, आप स्विमर के केस में खेलो। अब स्विमर की जो स्पीड है इन अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम में स्विमर होगा तब अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड हो जाएगी, u माइनस वी के बराबर, दैट इज 15 और 5 का डिफरेंस। 15 माइनस 5 वैल्यू आ गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया यार। और स्विमर जब आपका डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्विमर की जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी भैया,
तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस वी, क्योंकि रिवर सपोर्ट कर रही है, उसको बहा रही है खुद कि तू भी चल और मैं भी ले चल रहा हूं, ठीक। तब 15 प्लस 5 वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक सर। अब आपसे ये कह रहा है कि जाना तत्पश्चात आना, इस केस में आपका एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है। सो भैया ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए कि यहां से कोई v1 स्पीड से जा रहा है और वापस अपनी पोजीशन पर v2 स्पीड से लौट रहा है, ठीक है। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, शायद ही कोई ऐसा बालक होगा जिसने ना सीखा हो, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर किसी ने नहीं सीखा होगा तो उसको ये आता होगा कि v एवरेज की जो वैल्यू है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। आपको जौन सा फॉर्मूला याद है आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इनकेस आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तब क्या करेंगे, तब तो और आसान खेल है। मान ले कि ये स्पीड तेरी s है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो d ले लेता हूं, चल तुझे अच्छा लगेगा। डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया दोनों के बीच का, मैंने डिस्टेंस ले लिया लेट अस सपोज d के बराबर। तो जाने का डिस्टेंस कितना हुआ, a से b तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया तेरे पास में d के बराबर। और तेरा a से b तक के लिए, a टू b के लिए तेरा टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है d अपॉन, ठीक है, स्पीड कितनी है v1, सो d अपॉन v1 तेरा टाइम लग गया। अब तो b से वापस लौट के आ रहा है a के लिए, सो b टू a जब आप लौट रहे हो तो डिस्टेंस ऐसा थोड़ी होगा कि अब ये बदल जाएगा वापस आने में, सेम ही रहेगा। डिस्टेंस आपका कितना रहा d, और टाइम अब की बार कितना लगा है d अपॉन v2, ठीक है। अब निकालना क्या है, निकालनी है एवरेज स्पीड। सो v एवरेज का फॉर्मूला हमें बचपन से सिखाया गया था, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का डिवाइड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d प्लस डी, और टोटल टाइम कितना हो गया d बाय v1 प्लस d बाय v2। ये टाइम प्लस ये टाइम, टोटल टाइम यही तो होगा। अच्छा कितना आ गया बेटा, 2d डिवाइडेड बाय d कॉमन ले लीजिए, 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। d से d कैंसिल किया, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये v एवरेज की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही फार्मूला मैंने आपको यहाँ लिख के दिया, इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये आ जाएगा। एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर मेरे पास क्या डाटा आया है, आने की स्पीड आई है 10, ठीक है, इधर से इधर की स्पीड आई है 10 किलोमीटर पर आवर, और वापस लौटने की जो स्पीड आई है वो आई है 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऐसे गया था तो अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई 10, वापस लौट के आया तो नेट स्पीड कितनी आ गई 20। 10 और 20 किलोमीटर पर आवर तेरी वैल्यूज आ गई हैं। अब आसानी से तुम खेल सकते हो, ध्यान से देख। अब तेरे पास में फॉर्मूला क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू 2, ठीक है, v1 कितना है 10, v2 कितना है 20 अपॉन 10 प्लस 20, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 और 400 अपॉन 30 के बराबर, ठीक है। इसको काट लो, वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.33, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के बराबर, ठीक है, 13.33। और बेटर सोर्स, ये तो साफ बेटा बोल ही दिया कि 40/3 आंसर है तेरे पास, तो 40/3 तेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल क्लियर इतनी बात, इतने में कोई परेशानी हो तो बता, नहीं तो मैं आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप करते हैं बेटा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अ कार P इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, ठीक है, जिसका नाम P है और ये 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, चलने दो, टुवर्ड्स अनदर कार Q एट रेस्ट। इनिशियली Q जो है वो आपकी रेस्ट पर रखी हुई है, ठीक है, ये चल नहीं रही है। आगे बोल रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 525। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये P है ये Q है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 525 मीटर। कार की लंबाइयाँ देनी रखी है तो कहीं से भी ले लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करके हम खेलेंगे। द कार Q स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ के बाद कार Q जो है वो रेस्ट में थी, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना P की तरफ, और ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही इसकी तरफ चलती जा रही है। आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q व्हेन बोथ कार मीट्स, ठीक है, ये बताना है कि जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगी
P और Q, तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ज़रा, ठीक है, कितना आपको टाइम लगेगा। पहली बात तो दोनों को टाइम बराबर लगेगा उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए। अब डिस्टेंस हमें निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप स्पीड से लिखेंगे तो 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। इस जर्नी से तो कोई मतलब रहा नहीं, हमें तो बस इस जर्नी से मतलब है। मान लिया टी टाइम बाद में ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो टी टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी टाइम के लिए हमें दोनों के डिस्टेंसेस का सम पता है। मान लो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि ये सेम स्पीड से चल रहा है, उसने लिखा है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में अगर आपको ये पता करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं मिलेंगे, ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है x, तो दूसरा करेगा 525 माइनस x, इन दोनों को जोड़ के 525 करना है मतलब, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पर मिल रहा है मान लो O पर, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड इस A एंड O, A और O के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, AO डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार चल रही है तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये डिस्टेंस कवर कर लेगी 20 इंटू टाइम कितना है t, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 20 मल्टीप्लाई बाय t का। अब ये कह रहा है कि ये कितना टाइम, उतने ही टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये चल रही है एक्सेलरेटिंग मोशन में, ठीक है, ये चल रही है एक्सेलरेशन में, ठीक है। सो B से लेके O तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, इनिशियली तो रेस्ट पे था बेटा, इसलिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के लिए अगर आप बात करने जाओगे सो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से बात करने जाओगे, u 0 है, सो 1/2 इंटू A कितना है बेटा, A की वैल्यू 2 दे रखी है, टाइम पता नहीं है, तो हाफ AT स्क्वायर, ये मैंने काट लिया, खाली वैल्यू बची t स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना बोल रहा है वो, इन दोनों का सम बोल रहा है वो दैट कम्स आउट टू बी 525 के बराबर, ठीक है। इन दोनों का सम बोल रहा है वो 525, तो ये जो डिस्टेंस है आपका AO प्लस BO दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 525, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो 525 मीटर है, ठीक है। सो 20t प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ इंटू A से काट दिया था तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 525, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इससे हम t की वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। सो t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 525 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से मुझे टाइम की एक वैल्यू मिल जाएगी। अब बेटा यहाँ बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आपके पास काफ़ी मेथड्स हैं, आप जिसे चाहें उस मेथड से यूज़ कर सकते हैं इसको। देखो ध्यान से, अगर आपको सिंपल मेथड्स आते हैं तो ठीक है, वरना आप धनाचार्य जी लगा के लिखा लीजिए, ठीक है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ t स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, t और प्लस 35t, 35 में से 15 जाएंगे तो 20 आ जाएंगे, और माइनस 525 इक्वल्स टू 0। आप इन दोनों में से t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 15, और इन दोनों में से आप 35 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो t प्लस 35 और दूसरा बना आपका t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। मतलब t की दो वैल्यूज़ आ गई, एक t की वैल्यू आ गई आपकी 35 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस 35, और दूसरी टाइम की वैल्यू आ गई आपकी 15 सेकेंड, ठीक है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई टाइम कंसीडर करूंगा मैं 15 सेकेंड। जब मुझे टाइम 15 सेकेंड पता चल गया, अब डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 15 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ज़रा, इसका डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय Q, डिस्टेंस कवर्ड बाय Q दैट इज हाफ इंटू A इज 2 एंड t स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर, काट लीजिए भैया, तो 225 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। u इसका 0 था, दैट्स वाई मैंने हाफ AT स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा ये कवर कर लेगा 225 मीटर का डिस्टेंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपका एनर्जी से है, बेसिकली वर्क एनर्जी पावर से पूछ रहा है। फिगर शोज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास 50 ग्राम स्लाइडिंग ऑन अ रफ फ्लोर, द एवरेज रेट एट विच एनर्जी डिसिपेट्स
ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक सरफेस रफ है आपकी, उस रफ सरफेस पर आपका एक ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, और वो ब्लॉक जब मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है, बिकॉज रफ सरफेस वर्ड उसने बोला है, रफ फ्लोर वर्ड बोला है, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन वहां प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इसको हमें चलाना है तो कितनी एनर्जी हमारी बर्बाद होगी, उस एनर्जी का रेट बताना है। ठीक है, एनर्जी का रेट बताना है बेसिकली कि कितनी एनर्जी बर्बाद होगी। इनिशियली अगर देखा जाए इस ग्राफ से हमें क्या लेना है वो समझ लीजिए। इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात। और जब टाइम फाइनल है, t फाइनल पर, ये t इनिशियल का केस है, टाइम फाइनल पर कितना टाइम है 8, तब ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है 0। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी 80 और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, मतलब यहां जाके ये रुक गया है। ठीक है ना, इसमें u आपको दे रखा है कितना 80 मीटर पर सेकेंड और v आपको कितना दे रखा है 0। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो देखो यार, एक छोटी सी चीज़, आपको एनर्जी डिसिपेट निकालना है तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल एनर्जी हो गई आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी हाफ एम, अच्छा ये u लिया था हमने तो हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एनर्जी कितनी बर्बाद हुई है। अब उसने एक वर्ड लिख के दिया है दैट इज रेट। इस रेट वर्ड का क्या मतलब होता है, तो रेट वर्ड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन एनर्जी, क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, पहले इतनी थी, बाद में हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, u पहले थी v बाद में, अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, इस पर्टिकुलर केस में टाइम जो लगा है वो लगा है 8 सेकेंड का। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आपका जो टाइम है वो लगा है 8 सेकेंड का, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 8। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन खत्म, अब तो कोई दिक्कत बची ही नहीं। अब तो देख जरा ध्यान से, आंसर कितना आ जाएगा, हाफ एम कॉमन ले लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 8, 1/2 इंटू मास कितना है बेटा लोग, मास है 50 ग्राम। बेटा सबसे बड़ा दिक्कत यही हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हम यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते, वो ग्राम में है, किलोग्राम में लेना, इंटू ये लिखा है आपका 80 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय कितने से करना है, डिवाइड करना है बेटा टाइम 8 से। ठीक है, सिंपल है अब तो 50 इंटू 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 1000। बेटा काटो पीटो, 8 से ये वाला 8 उड़ा देता हूं। ठीक है, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, नीचे बचा है 20 और ऊपर बचा है 5 8 जा 40 केस। ठीक है, ऊपर बचा है आपका 40 और नीचे बचा है आपका 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो नीचे 20 है, ऊपर 5 8 जा 40 और 1 0 और बचा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो आपको वैल्यू पता चल रही है 20 जूल पर सेकेंड की। इतनी वैल्यू आपकी एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी पर सेकेंड में। ठीक है, सो 20 जूल पर सेकेंड मस्ट बी द आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ये तो यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए बात करता हूं, ये भी वर्क एनर्जी पार का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका एक वर्क एनर्जी पार का हो गया। एक वर्क एनर्जी पार का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, एक बॉल है, यहाँ पे इसकी चित्रकारी कर देते हैं, यहाँ से 1 मीटर की हाइट से, ठीक है, आपने एक बॉल को गिरा दिया है। अब जैसे ही आपने गिराया तो ये गिर के इससे भिड़ेगी, भिड़ने के पश्चात जब ये ऊपर जाएगी वापस, ठीक है, इस केस में ये 10% एनर्जी जो है वो लॉस कर देगी, 10% एनर्जी जो है वो लूज कर देगी। ठीक है, अब जब ये वापस लौट के जाएगी ना, तो वापस लौट के जाएगी तो कितनी परसेंट एनर्जी के साथ जाएगी, ये लौट के जाएगी 90% एनर्जी के साथ। कितनी एनर्जी लेके जाएगी, 90% एनर्जी ये लेके जाएगी। फिर उसके बाद ये वापस लौट के आएगी सेम एनर्जी के साथ में, और फिर जब ये दोबारा भिड़ेगी, ठीक है, दोबारा दूसरे कलर से बना देता हूं, जब ये दोबारा भिड़ेगी तब क्या करेगी, अब ये जब दोबारा भिड़ेगी तो फिर से 90% एनर्जी बर्बाद कर देगी, 90% एनर्जी लॉस कर देगी।
ठीक है। इसके बाद में ये फिर से नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद में ये फिर से दोबारा से इससे टकराएगी ज़मीन से और फिर अपनी एनर्जी लॉस कर देगी। कितनी? ये फिर से एनर्जी लॉस कर देगी अपनी 90%, ठीक है। ये फिर से अपनी 90% एनर्जी लूज कर देगी, ठीक है। मतलब सॉरी 90% एनर्जी को ऊपर लेके जाएगी और 10% एनर्जी ये लूज करती जाएगी। 90% एनर्जी लेके जाएगी और 10% एनर्जी लूज करती जाएगी, ठीक है। ये 10% एनर्जी फिर लूज कर दी। अब जब ये यहाँ पहुंची है तो इसके पास में एनर्जी इस वाली का 90% बचा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसके पास फर्स्ट केस में जो एनर्जी थी वो थी E1, ठीक है। तो जब ये वापस जाएगी तो 90% ऑफ E1 बचा। फिर जब ये दोबारा से ब्लू कलर वाला जब लेके जा रही है तो ये जो 90% E1 है इसको मैंने बोल दिया E2। फिर ये दोबारा जब जाएगी तो फिर से इसका 90%, तो 90% ऑफ E2 लेके जाएगी, ठीक है। और फिर जब तीसरी बार में जाएगी तो मान लो ये E3 एनर्जी आ चुकी है तो E4 जो होगा वो होगा आपका 90% ऑफ E3। आया समझ में? एक बार में 10%, फिर दूसरी बार में 10%, फिर तीसरी बार में 10%, ऐसे करके इसने पिछले वाले का 90% अपने पास रख लिया है, ठीक है। और ये जब जा रही है लास्ट में तब कह रही है आफ्टर 3 बाउंस इट रीच अप टू हाफ वे टू द मैक्सिमम हाइट। इसने जो 1 मीटर की हाइट थी उसका आधा ही इस बार कवर कर पाई है। 3 बार एनर्जी लॉस हो गई ना। 3 बार एनर्जी लॉस करने के बाद ये कितने तक गई है? सिर्फ आधे मीटर तक ही उछल पाई है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है। पहले E1 की बात कर लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। E2 की बात करता हूं तो कितनी हो जाएगी? 90% ऑफ E1 यानी 90/100 ऑफ E1, हाफ mv², ठीक है। ये आ गई आपकी 0.9, ठीक है, हाफ mv²। अब जब E3 की बात करते हैं, ये रहा आपका E3, ये E2 था, फिर E4 आएगा फाइनली। E3 की वैल्यू कितनी हो गई? 90% यानी 0.9 ऑफ E2, 0.9 ऑफ E2। सो 90% का मतलब 0.9 होता है, ये दिखता है ना, ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे तो 0.9 आ जाएगा। इसलिए 90% है ना E2 का, तो मैंने लिख लिया 0.9 ऑफ E2। सो 0.9 इंटू 0.9 ऑफ हाफ mv², 0.9 ऑफ हाफ mv², क्योंकि यही E2 की वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा, जब E4 की वैल्यू निकालनी है, तीसरी बार टप्पा खाने के बाद जब गई है तो 0.9 ऑफ E3, इसके केस में आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 0.9 इंटू E2 कितना है? 0.9 इंटू 0.9 इंटू हाफ mv²। मतलब क्वेश्चन की दशा दिशा समझ में आई कि नहीं आई? 3 बार टप्पा खाने में उसने बार बार कुछ कुछ एनर्जी लूज करी है। मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया और मेरा आप काम बनता सा दिखेगा। वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू हाफ mv², ठीक है। और ये क्या कह रहा है अब की बार? ये कह रहा है कि इट कैन रीच अप टू हाफ वे, ठीक है। अब की बार ये जो पहुंचा है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा? आधे मीटर तक ही ये पहुंचा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो जो एनर्जी काइनेटिक मिलेगी उसको बस क्या करना है? आधा कर देना है। वजह क्या हुई? वजह हुई ये कि आधे डिस्टेंस तक गया है, मतलब आधी एनर्जी बर्बाद कर चुका है। इसको निकाल लेते हैं। 9927 इंटू 729, 0.729 इंटू हाफ इंटू mv²। m कितना है बच्चा? m है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, यानी ग्राम को अगर आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो 100/1000 हो जाएगा भैया ये, ठीक है। इंटू जब इसने इस हाइट से गिराया था तो वो हाइट कितनी थी आपकी? वो हाइट थी आपके पास में 1 मीटर की। सो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.729 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। तो 0.729 और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? आधी हाइट तक कवर करा है, तो 0.729 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन हाफ, बाद में हो जाएगी 0.365 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसने यही पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.36, ठीक है। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0.36 जूल के बराबर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। और अगर आप ये करते हैं कि इसमें हाफ mv² जो है वो इसके किसके बराबर रखेंगे, क्योंकि आपको स्पीड दे नहीं रखी है, तो आप इसको रखेंगे हाफ mv² को mgh के बराबर। m कितना है? 100/1000, ठीक है, इंटू g कितना है? 10, h कितना दे रखा था? 1,
काट ले इसको, ये वैल्यू आ गई तेरी 1। तो इस वैल्यू को मैं रखूंगा 1 जूल के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0.365 इंटू 1, दैट कम्स आउट टू बी 0.365 जूल के बराबर। ये वैल्यू आपकी किससे ऑप्शन से मैच कर रही है 0.36 जूल से, ठीक है। दैट्स वाई आपने ये तो समझ गए होगे कि अगर दिक्कत रही हो तो बताओ, ठीक है। इजी है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एंड डेंसिटी रो सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाय 3, ठीक है। एक आपका ब्लॉक है जिसका मास जो दे रखा है वो 3 kg दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है ब्लॉक की, डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। पहले हम ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। सो ब्लॉक के लिए जब हम खेल रहे हैं, सो ब्लॉक के लिए डेंसिटी दे रखी है रो के बराबर। अच्छा, अब अगर बात करता हूं मैं रिलेटेड टू लिक्विड, तो एक लिक्विड जो दे रखा है उस लिक्विड की जो डेंसिटी है उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है रो बाय 3 के बराबर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक बार हवा में किसी स्प्रिंग बैलेंस को नापा, उसके बाद लिक्विड में नापा, ठीक है, तो उसकी रीडिंग आपकी कितनी आएगी आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है यार कि जब वो लिक्विड के अंदर होगा, ठीक है, सो लिक्विड के अंदर अगर मैंने किसी स्प्रिंग बैलेंस से उसको लटका के ब्लॉक को लगा दिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस हैं। कौन कौन से बेटा? नीचे की तरफ इस पर लग रहा है mg और ऊपर की तरफ इस पर लग रहा है क्या? अपथ्रस्ट। ये जो अपथ्रस्ट है आपका, ठीक है, इस अपथ्रस्ट को अगर मैं माइनस कर दूंगा mg में से, क्योंकि ये क्या नापता है? ये बेटा रीडिंग नापता है इसके ऊपर नेट स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। इसके अंदर जितना नेट फोर्स होगा, यानी mg और अपथ्रस्ट को माइनस करो। mg को क्या लिख सकते हैं? रो, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इनटू g। रो किसका? बॉडी का। वॉल्यूम किसका? बॉडी का, इनटू g। अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको अपथ्रस्ट को या बायोंट फोर्स को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जितनी डूबी हुई है, ये तो पूरा ही डूब रहा है, इंटू जी। तो नेट फोर्स इसके ऊपर निकालना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है वो अपन निकाल सकते हैं। सो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू रो बी वी बी इंटू जी नीचे की तरफ, माइनस रो एल वी बी इंटू जी के बराबर, ठीक है। रो बी, रो कितना है इसका? रो के बराबर, ठीक है, और ब्लॉक का वॉल्यूम जो है उसको दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज देख जरा कि जो ब्लॉक का वॉल्यूम है उसको हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, अपॉन वो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कितना हो गया अपना? ये हो गया वैल्यू अपनी मास अपॉन डेंसिटी के बराबर। देख, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी लिख देगा, सिंपल है। सो वॉल्यूम इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है? रो बाय 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमें नहीं पता है अभी, लेकिन हम निकाल लिए हैं कितना? मास है 3 और वॉल्यूम है वो डेंसिटी है रो, इंटू जी। माइनस कर लो यार, रो इसका वॉल्यूम भी वही लिख लेंगे सिंपल। कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम भी? 3 बाय रो के बराबर इंटू जी, माइनस ये 3 से 3 काटा, इससे ये काटा, ये वैल्यू बची है जी, और ये रो से रो काटा, ये वैल्यू बची है 3g माइनस जी यानी 2g। ये तो आपका नेट फोर्स आ गया। अब इसकी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है? तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होती है? नेट फोर्स जो भी आ रहा है उसके ऊपर डिवाइडेड बाय जी। सो 3g डिवाइडेड बाय जी, काट पीट वैल्यू आ गई 3 kg, ओ सॉरी 3 माइनस 2g आ गया था ना। सो 2g डिवाइडेड बाय जी, सो 2g डिवाइडेड बाय जी यानी 2 kg इसका रीडिंग आ जाएगा। देयर मस्ट बी दिस वन आंसर, 2 kg इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ कोल इज ₹5 पर kg, ठीक है। 1 kg, ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, इसे तो किसी चैप्टर में रख लो जिसमें तुम्हें अच्छा लगे उसमें रख लेना है ना, कोई चैप्टर का नहीं है, तो मैथ्स का क्वेश्चन है बालकों वाला, ठीक है। 1 किलोग्राम जो है उसका कॉस्ट कितना हो गया है? उसका कॉस्ट दे रखा है 5 रुपए, ठीक है। अच्छा, और 1 किलो जो है ये 20 मेगा जूल बोले तो इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है, एनर्जी क्रिएट करता है। 1
केजी का रुपया है 5 और ये एनर्जी बनाता है 20 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अच्छा यदि एक पावर स्टेशन पर एफिशिएंसी जो है वो 25% है, पावर स्टेशन की एफिशिएंसी 25% है, मतलब वो जितनी एनर्जी बनाता है टोटल कोयला जला के उसमें से सिर्फ 25% ही वो बना पाता है। कोयला तो पूरा जलेगा लेकिन एनर्जी जो बदलती है, बिजली जो बनती है वो 25% बनती है। आगे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 किलोवाट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये किलोवाट आवर होना चाहिए, 1 यूनिट का मतलब किलोवाट पर आवर नहीं होता, 1 किलोवाट आवर होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। सो ये वैल्यू आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए कितना रुपया चाहिए ना, 1 यूनिट बिजली का मतलब 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन का कंसेप्ट बस इतना सही था, 1 किलोवाट आवर जो है ना, ठीक है, वो एनर्जी की यूनिट होती है, शायद आपको आता हो। सो 1000, ठीक है, वॉट इंटू आर, ठीक है, वॉट आर को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो 1000 इंटू वॉट को आप जूल पर सेकंड लिखिए, इसको आप 3600 सेकंड लिखिए, सेकंड से सेकंड खत्म हुआ, ये वैल्यू आई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यह आपका 1 यूनिट में इतनी एनर्जी बननी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो हम पहले ये देख लेते हैं भाई लोग कि इतनी एनर्जी हमें बनानी है और 1 किलो से इतनी एनर्जी बनती है, तो कितने किलो चाहिए, उस किलो को निकाल के हम रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, चलो आ जाओ लौट के। ऐसे कह रहा है आपसे कि हमें 20 जूल इंटू 10 की पावर 6, 20 जूल इंटू 20 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी एनर्जी मिलती है 1 किलोग्राम कोयले से। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 एनर्जी कितने किलो से मिलेगी, सो 1 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर 6। अब ये जो 20 इंटू 10 की पावर 6 एनर्जी है ना, ठीक है, इसका भी सिर्फ 25% जो है वो हमें यूज करना है। ठीक है, इसका भी सिर्फ हमें 25% यूज करना है, तो इंटू 25 अपॉन 100, ठीक है, इतना ही तुम बना पाएगा कोयला हमारा, क्योंकि उसने बोला कि एफिशिएंसी कितनी है, तुम जब इतनी दोगे तब उसमें से 25% ही आगे निकल के आ पाएगी। कर दे सॉल्व यार, हमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही इसमें। ऐसे कह रहा है तो से कि 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 हटा दे यार, ठीक है, 20 से ये 0 से ये 0 हटा दे, ये ऊपर जाएगा तो 36 बचा, ठीक है, 36 अपॉन 2, ठीक है, इतनी बात तेरे पास में रह गई और नीचे रह गया है तेरे पास में 25, यानी 36 अपॉन 50 रह गई है वैल्यू तेरे पास। ठीक है, इतने किलो कोयले की रिक्वायरमेंट होगी और 1 किलो के कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपए, इतने किलो के क्या रुपया लगेंगे, तो 1 kg का जो कॉस्ट है वो है 5 रुपए। ठीक है, तो आपका 36 अपॉन 50 kg का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 36 अपॉन 50, ठीक है, काट पीट 10 आ गया, इसको काट पीट 3.6 रुपया लगेगा भैया तेरा, 3.5 रुपया में तो इतनी एनर्जी बनवा लेगा उस पावर स्टेशन से। ठीक है, बहुत सस्ता पड़ गया है ना, इतना सस्ते में बिजली नहीं बनती है, एक बिजली ये 4 रुपया 85 पैसा का आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार दोस्तों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बच्चा जानता होगा, आईजेएसओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये वैसे। ठीक है, पहले बुढ़ापे में बचपन में पूछा होगा, आज से 2000 साल पहले। ध्यान से देख, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जे मान ले कि एक गिटार है और दूसरा हारमोनियम है, प्लेइंग सेम म्यूजिक। उसने बोला सेम म्यूजिक मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, उसने बोला एम्पलीट्यूड सेम, उसने बोला तो मैंने पकड़ ली ये बात। दूसरी बात कह रहा है कि सेम म्यूजिक करता है, सेम साउंड उनकी अपीयर होती है सेम फ्रीक्वेंसी की, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा ये तो, इससे आसान क्वेश्चन तो चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा भैया जब एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, तो लाउडनेस डिफरेंट नहीं हो सकती, जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो पिच डिफरेंट नहीं हो सकती। 2 ऑप्शन तो बिना देखे काट दे। अब क्या बचता है, अलग अलग आदमी बजा रहे हैं इसलिए ट्यूनिंग अलग है, पावड़े हो रहे क्या है, 2 अलग अलग आदमी बजाएंगे तो ट्यूनिंग अलग क्यों होगी, सेम बजा रहे हैं, सेम म्यूजिक लिख रहा है ना। अब कह रहा है बचा क्या, आंसर तो दिख ही रहा होगा आप सबको, अंधा भी आंसर देख सकता है, आंसर इज थर्ड वन, दे हैव डिफरेंट क्वालिटी। जब भी 2 हारमोनियम और गिटार बजेंगे तो आप कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, आप कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, साउंड की क्वालिटी या फिर टिम्बर, इसके बेसिस पर आप उन दोनों को अलग कर पाएंगे। मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है, बिकॉज लाउडनेस जो है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, और पिच जो है ये आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो पिच डिफरेंट बात ही नहीं होती, जब आपकी लाउडनेस डिफरेंट हो ही नहीं सकती अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो। ठीक है, दैट्स वाई आंसर मस्ट बी
थर्ड वन। ठीक है, तीन ही क्वालिटी होती है जिनके बेसिस पर साउंड को आप डिफर कर सकते हो। एक होती है पिच, एक होती है लाउडनेस और एक होती है क्वालिटी। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पर ही साउंड, मतलब बेसिक साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये तीन नाम आते हैं। ठीक है, 9th में पढ़ा होगा आपने ये सब खेल। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअल में साउंड का क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो मजाक है। एक्चुअल देखा जाए तो मोशन का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1450 मीटर पर सेकेंड, 1450 मीटर पर सेकेंड से पानी में चलती है साउंड। ठीक है, साउंड इन वाटर, जब पानी में चलती है साउंड तो इस स्पीड से चलती है। सबमरीन डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट अराउंड इट बाय सेंडिंग साउंड वेव्स एंड डिटेक्टिंग इको। और सोनार, डकार, रडार ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। सोनार होता है, डकार होती है, रडार होती है, ये सब ऐसा कुछ पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता। तो वो साउंड जो होती है उसकी यूज़ क्या है वो देख ले ज़रा। मान लिया सबमरीन है तेरा, यहाँ पे सारे में पानी 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 पानी। ठीक है, ये सारे में पानी पानी भरा हुआ है भैया तेरे। तो जब पानी पानी पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, इस यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर तेरा ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर तेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब तुम देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना हो गया मान ले, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है। तो साउंड जाए और साउंड वापस लौट के आ जाए, तो कितना डिस्टेंस साउंड ने कवर कर लिया, 2x। ये 2x डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड और टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो स्पीड कितनी दे रखी है 1450। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड। ठीक है, सो 2x डिस्टेंस है, 4 सेकेंड लगे हैं और 1450 मीटर पर सेकेंड का है स्पीड है। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 1450 इंटू 4। ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है तो 1450 इंटू 4 अपॉन 2, जाए फिर आए, तो उसके लिए 2x डिस्टेंस इसने कवर किया और उसमें उसको 4 सेकेंड लगे। तो लगा दे वैल्यू 2, कितना आ गया आंसर 2900 मीटर। बट इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं किलोमीटर में। 2900 मीटर को 1000 से डिवाइड कर 2.900 किलोमीटर, आंसर तेरे हाथ में आ जाएगा। बोल क्लियर है, आसान क्वेश्चन, 9th क्लास के क्वेश्चन यहीं तक थे। ठीक है, जिसमें से ये देखा जाए तो साउंड से इसका पिछला वाला साउंड से, अच्छा मैंने उसमें इनिशियली बता दिया था कि ग्रेविटेशन से 2 थे, नहीं ग्रेविटेशन से 1 ही है, एनर्जी से 3 हो गए हैं ना। चल अगला बढ़ते हैं। ये एकमात्र क्वेश्चन है जो कि तेरा लाइट से आया हुआ है, ये भी आसान ही है। एक कॉनकेव मिरर तेरा यहाँ पर दिया हुआ है, इस कॉनकेव मिरर की एक्सिस पर एक पेंसिल तेरी रखी हुई है। ठीक है, यहाँ तेरी एक पेंसिल जो है वो इस तरह से रखी हुई है। इस पेंसिल को यहाँ पर तूने रख दिया है। अब ये कह रहा है कि इस पेंसिल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, सो फोकल लेंथ इसकी हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकस यहाँ कहीं होता है, ये आपको भी पता है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। अच्छा अब जरा सोचो एक बात, मुझसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ पेंसिल क्या होगी। मुझे नहीं पता साइज ऑफ पेंसिल क्या होगी, मैंने बस इतना देखना है कि एक पॉइंट ये है जो इनिशियल पॉइंट है और एक पॉइंट ये है जो कि फाइनल पॉइंट है। क्योंकि पेंसिल की हाइट नहीं दे रखी, सिर्फ लेंथ ही दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि ये पेंसिल की जो है बिल्कुल चपटी पेंसिल है, ज़्यादा ऊंची नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जब भी इस तरह का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको क्या सलाह दी जाती है कि आप इस पॉइंट की इमेज देख लो कहाँ बन रही है, फिर ये देख लो कि इस पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है और दोनों को माइनस कर दो, लेंथ ऑफ इमेज आपको पता चल जाएगा कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर 1/v की बात करते हो तो 1/f माइनस 1/u। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हो तो कितना बन जाएगा बेटा लोग, इनका एलसीएम बन गया FU और U माइनस F, ये 1/v की वैल्यू बन जाती है बेटा। ठीक है, अच्छा अब v की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, FU अपॉन U माइनस F के बराबर, ये लिख ली मैंने U माइनस F के बराबर। ठीक, अच्छा फर्स्ट वाले केस के लिए अगर मैं U 0 रखता हूँ, क्योंकि U की वैल्यू यहीं से तो नापना शुरू करते हो तुम, और ये वैल्यू आपकी यहीं से नापोगे तो U तो 0 हो गया। तो फॉर टिप ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल है आपकी उसकी टिप की इमेज की बात अगर मैं करता हूँ,
ठीक है। सो u कितना है उसके लिए 0। जब u 0 है तो v साफ दिख रहा है आपका, कितना हो जाएगा 0। जब v 0 हो जाएगा मतलब उसकी इमेज कहीं यहीं बन रही होगी, ठीक है, उसकी टिप की इमेज जो है वो बिल्कुल यहीं बन रही होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो फॉर एंड ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल का एंड है उसकी इमेज कहां बनेगी, वो यहां कहीं लाई कर रहा है बच्चा, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, सो u हो गया आपका -10। साइन कन्वेंशन यही ले रहे हैं कि इसके सामने वाले को नेगेटिव और इसके इधर वाले को पॉजिटिव मानते हैं। सो -10 सेंटीमीटर u की वैल्यू हो गई। फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसका फोकस भी इधर ही लाई कर रहा है तो फोकल लेंथ भी इसकी -20 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या चाहिए, अब चाहिए v की वैल्यू। अब एक बात तो तुम्हें दिख रही होगी कि यहां पर, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है आपका फोर्स और पोल के बीच में। जब फोर्स और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये तो आप बचपन से ही सीखे हुए हैं, नर्सरी में सिखा दिया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ऐसे देख, अब इस केस में 1/v, ठीक है, प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/-20। उठा उधर पटक, 1/v इज इक्वल टू 1/-20, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इतना जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। वैल्यू एलसीएम ले ले यार, 20 हो गया, ठीक है, 21 इसको करेगा तो +2, सॉल्व कर 1/20 1/v की वैल्यू, यानी v तुझे पता चल गया 20 सेंटीमीटर। ओ देखें जरा इधर, बड़ा सिंपल सी बात हो गई यार कि यहां पर पेंसिल रखी हुई थी तेरी और ये 20 सेंटीमीटर तक इसने अपनी इमेज को बना दिया। तो पेंसिल की लेंथ तुझे कितनी दिख गई, इसकी इमेज तो यहीं बन गई, इसकी इमेज यहां बनी है, तो ये लेंथ कितनी दिख गई पेंसिल की, 20 सेंटीमीटर लंबी लेंथ तुझे पेंसिल की दिख जाएगी। इजी है। हाँ, ये बात अलग है कि पेंसिल जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पेंसिल जैसी सीधी थी वैसी ना बन के थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, बट हमें टेढ़ी छोटी से कोई मतलब ना है, हमें तो आंसर चाहिए 20 सेंटीमीटर मिल गया, भला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है यार, बहुत बढ़िया। एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में आपने क्या क्या लगाया है इस बार, वो सब देखें। सबसे पहले तो 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में आपने एक 4000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और एक 6000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। 10 वोल्ट की बैटरी, 4000 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 6000 ओम का एक रेजिस्टेंस है। आपसे बोल रहा है कि एन आइडियल वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10,000 मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 4000 ओम। आसान बात कह रहा है, ये जो 4000 ओम का है इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है ना वो 10,000, ठीक है, ओम दे रखा है। याद रखना, वोल्ट मीटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, और अमीटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा जिसकी रेजिस्टेंस कितनी कम होगी, इसलिए बड़ा रखा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। अब आपसे ये पूछ रहा है, आप इसको ये मत सोचना कि ये वोल्ट मीटर है, आप ये सोच के चलो कि एक रजिस्टर ही लगा हुआ है यहाँ, और तब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 3.226। वैसे एक बात बताऊँ, ये डाटा फालतू है, इससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं। मुझे तो ये देखना है कि सेम वोल्ट मीटर को जब इसके अक्रॉस लगा देंगे 6000 ओम के अक्रॉस तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। लौटिया ऐसे कह रहा है 10 वोल्ट का तेरा बैटरी है, इसके साथ 4000 ओम और 6000 ओम के तेरे रेजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ तेरा एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10,000 और इसका कितना है 6000 और ये कितना था 4000 ओम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू देख लेंगे तो हमें वही तो वैल्यू नाप रहा होगा ये वोल्ट मीटर। आ जाओ लौट के देखते हैं जरा क्या वैल्यू दे रखी है आपकी। सो 4000, ठीक है, और पहले उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं 6000 का और 10,000 का। तो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, दीज टू आर इन पैरेलल बेसिकली। जब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल के लिए फार्मूला आपको आर इक्विवेलेंट निकालने का होता है 6000 इंटू 10,000 अपॉन 6000 प्लस 10,000, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 6 इंटू 10, तो 6 कितने जीरो लग गए, इंटू 10 की पावर 7 अपॉन, इसको जोड़ोगे तो 16 पर 3 जीरो लग जाएंगे, इंटू 10 की पावर 3। वैल्यू आ गई 6/16 और इस पर 4 जीरो बचे रह गए, 1 2 3 4, ठीक है। इतना आ गया तेरे पास में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है।
पक्की बात, बहुत बढ़िया। अब जब तुझे आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस पता चल गया, मतलब आसान भाषा में देख तो तेरा सर्किट ये है, ये 10 वोल्ट की तेरी बैटरी लगी हुई है, एक 4000 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक तेरा रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, इन दोनों को हटा के इनकी जगह ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया 6000, ठीक है, कितना था ये, 6 पे 4 0 है ना, 60,000 अपॉन 16, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इस 10 वोल्ट को तुझे इन दोनों में बांटना है। इस 10 वोल्ट को तू दोनों में बांट दे, तेरा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख, इस 10 वोल्ट को तू कैसे बांट सकता है। तुझे रेजिस्टेंस बांटना आता है, हाँ या ना? नहीं आता है तो सुन ले। ये तुझे पता है कि V इक्वल्स टू होता है IR, ठीक है, ये बात तू जानता है कि V इक्वल्स टू होता है IR। अब जब तेरा सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में दोनों के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। जब I तेरा सेम हो गया, I तेरा कांस्टेंट हो गया या सेम हो गया तेरा, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। जब V की वैल्यू R के प्रोपोर्शनल हो गई, मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी हो गई तेरी, R1 अपॉन R2 के बराबर। हो गया तेरा काम पूरा। ठीक है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, ये कर ले, तेरा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो देख जरा ध्यान से, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके अक्रॉस में वैल्यू मान ले रहा हूं V1, और इसके अक्रॉस वैल्यू जो है वो तेरी 10 वोल्ट दे ही रखी है। सो V1 कितना हो गया तेरा, V1 हो गया तेरा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6000 अपॉन 60,000 अपॉन 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेगा, नीचे लिखेगा दोनों का सम, यानी जो टोटल R इक्विवेलेंट है इनटू जो टोटल V था, इससे तेरे को वैल्यू मिल जाएगी। बोल, इतना समझ पाया कि नहीं? समझ गए ना, ये कहां से लाया हूं, दिख रहा होगा यार। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, सो V बाय R, तो V1 बाय R1, V2 बाय R2 इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो V1 की वैल्यू कितनी निकल गई, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1। ठीक है, सो R1 रखा, R इक्विवेलेंट रखा, V रखा, और V1 मेरे हाथ में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, तेरा काम सा बन जाएगा। ठीक है, 6000 अपॉन 16 इंटू R इक्विवेलेंट लिखोगे तो इन दोनों सीरीज में ही दिख रहे हैं, तो 4000 प्लस 60,000 अपॉन 16। ठीक है, और इंटू वोल्टेज कितना है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यार 4.383 ये आंसर आ रहा था इसका, मतलब मैंने करके देख लिया है। ठीक है, 8383 जो भी आंसर आ रहा है ये आंसर आ जाएगा, तुम करके देख लेना सॉल्व। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत लगे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर बता देगा तेरे को कैलकुलेशन। ठीक सर, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर टू सर्किट्स A in which n identical bulbs are connected in series across a battery of EMF E। आसान बात ये बोल रहा है कि n बल्ब्स हैं आपके, ठीक है, उन n बल्ब्स को आपने क्या किया है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया है। n बल्ब हैं आपके और सारे के सारे आपके सेम हैं, कैपिटल N लिया है, सॉरी। सो कैपिटल N बल्ब्स हैं आपके जिनको आपने सीरीज में लगाया है, और इनके साथ में आपने एक बैटरी लगाई है जिसका EMF E दे रखा है। ठीक है, ये आपका सर्किट A दे रखा है बेसिकली, आसान। दूसरी बात आपसे बोल रहा है कि एक और सर्किट है जिसमें यही सारे को पैरेलल में लगाया हुआ है, तो इस बार पैरेलल में लगा दो यार। ठीक है, इस बार पैरेलल में लगा दो। ऐसे ही n बल्ब्स जो हैं वो आपके पैरेलल में लगाए हुए हैं। ठीक है, n बल्ब्स को आपने पैरेलल में लगाया है, कैपिटल N बल्ब आपने इस बार पैरेलल में लगा दिया और इसको बैटरी EMF E के साथ लगा दिया। ठीक, अच्छा ज़रा ध्यान से देख यार, अगर मैं बात करता हूँ इस सर्किट की, इस सर्किट में अगर मान ले कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है तो दूसरे का भी R, तीसरे का भी R, ऐसे सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस R हो गया। सो R इन सीरीज जो वैल्यू होती है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है, मतलब सारों का सम होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, n टाइम्स आपने R को जोड़ दिया, या आपका R निकल गया इन सीरीज। ऐसे ही अगर आप R पैरेलल में बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से देखना, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू होता था, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। इस तरह से n टाइम्स आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा n बाय R, ये किसकी वैल्यू 1 बाय RP की। सो RP की वैल्यू कितनी हो गई, R बाय n के बराबर। ध्यान से देखना, हम यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है बच्चा, यहाँ कॉन्स्टेंट है करंट। ठीक है, इस केस में करंट होता है कांस्टेंट, और इस केस में आपका क्या कांस्टेंट होता है, जो वोल्टेज है कितना दे रखा है, E के बराबर।
ये आपका कांस्टेंट रहेगा हर केस में। आपका वोल्टेज जो है वो E हर केस में कांस्टेंट रहेगा, यहां ये बोल रहा है। ठीक, तो इसके अक्रॉस अगर मुझे पावर डिसिपेटेड देखनी है, जब I कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब I कांस्टेंट होगा तो आपकी R की वैल्यू जो है, ठीक है, उसके ऊपर तेरे पास पावर जो है वो डिपेंडेंट किस तरह से होती है वो भी तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, उससे हम वैल्यू अब आगे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बोलता हूं तुमसे कि जो PA नाम दिया हुआ है, मतलब पावर डिसिपेटेड अलोंग एक बात, ठीक है, अगर एक के अलोंग मुझे पावर डिसिपेटेड निकालना है, जैसे सो भैया ये रेजिस्टेंस तूने निकाल दिया, अब मुझे PA चाहिए। सो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यही लगाएंगे वैल्यू जब सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं, करंट सेम है। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देख वोल्टेज अपॉन जो रेजिस्टेंस तूने टोटल निकाला है V अपॉन एन आर, इसका स्क्वायर इंटू आर। सॉल्व कर जरा, V स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, काट पीट वैल्यू आ गई V स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर के बराबर। ये तेरी PA आ गया है ना, तुझे PA दिख गया होगा, अब तो आंख खोल PA देख। तत्पश्चात अब देख तू इसके अंदर किसकी वैल्यू, PB की। कैसे देखेगा, देख एक वोल्ट, एक बल्ब है तेरा, एक बल्ब के लिए वोल्टेज तेरा कितना हो गया V, ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका कितना कंसीडर किया हुआ है तूने, R के बराबर, तो इसकी वैल्यू तेरे पास कितनी आ जाएगी, सो PB आ गया तेरे पास में V स्क्वायर अपॉन R के बराबर। ठीक है, अच्छा PA निकल गया, PB निकल गया। तीसरी चीज तुझे निकालनी है PAT एंड PBT। नाम पढ़, PAT क्या लिख रहा है, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। बैटरी कितनी टोटल पावर डिलीवर कर रही है, और वो भी सीरीज वाले के लिए। तो एक जब भी सीरीज के अंदर लगे होंगे बल्ब तेरे, ठीक है, बल्ब इन सीरीज, छोटा फॉर्मूला याद कर ले, 10वीं क्लास की किताब में तुझे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तुझे ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तत्पश्चात याद कर पाएगा। सो जो तेरा वैल्यू होगा, ठीक है, सीरीज के अंदर लगे हुए बल्ब के लिए, तो इक्विवेलेंट पावर 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3, इस तरह से 1 अपॉन Pn तक का सम कर मार। ठीक है, सो यहां से तुझे समझ में आया होगा कि जो PAT है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो निकाल लेते हैं। सो 1 अपॉन PAT इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन P, इस तरह से तेरे PP वाले सारे जोड़ दे तो कितना आ जाएगा बेटा तेरा, सबको जोड़, n टाइम्स जोड़ा अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन PAT। ठीक है, सो यहां से PAT की वैल्यू तुझे साफ दिख गई होगी, P बाय N के बराबर। भला है, दूसरी बात पर आ जा, अगर तेरे यही बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, तो बल्ब इन पैरेलल, ठीक है, जब तेरे बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, तब क्या करेगा, सो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से जितने भी तेरे लगे हुए हैं उनको जोड़ दे। सो PBT की वैल्यू कितनी हो गई तेरे पास में, P प्लस P प्लस P प्लस P तक, नेट वैल्यू कितनी हो गई, NP के बराबर। सो ये तेरा हो गया PBT की वैल्यू। अब तेरे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से देख PA की वैल्यू जो है वो N टाइम्स PBT है। देखते हैं यार PBT की वैल्यू कितनी है तेरे पास में, PBT की वैल्यू है तेरे पास में NP के बराबर, ठीक है, और PAT की वैल्यू तेरे पास कितनी है, PAT की वैल्यू है तेरे पास में V स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इंटू R के बराबर। ठीक है, ध्यान से देख, अगर तू एक बल्ब की पावर को P कह रहा है तो ये P बाय तेरा N स्क्वायर बन गया। ठीक है, P बाय N स्क्वायर, और यहां पर तेरी वैल्यू आई है NP। ध्यान से देख, ये P बाय N स्क्वायर NP के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि P की वैल्यू कितनी है, P बाय N स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी दिख रही है, N इंटू, यहां पर तू लगाएगा NP, तो ये N स्क्वायर P हो जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं है। पहला आंसर गलत है। दूसरे ऑप्शन पर ठुक जा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है तुझसे कि PBT की वैल्यू N स्क्वायर PA है, PBT की वैल्यू N स्क्वायर PA। देख PBT की वैल्यू कितनी है, PBT की वैल्यू है NP के बराबर, और ये बोल रहा है N स्क्वायर इंटू, ठीक है, PA की वैल्यू कितनी निकाली है, P अपॉन N स्क्वायर। अगर काट देगा तो ये P आ रहा है और ये NP आ रहा है, ये भी आपस में बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन तेरा गलत है। तीसरे ऑप्शन पे आ जा, PBT इज इक्वल टू N टाइम्स PAT। देख PBT की वैल्यू है तेरे पास में P बाय, ठीक है, PBT की वैल्यू है तेरे पास में NP के बराबर, और जबकि PAT की वैल्यू तेरे पास में है P बाय N के बराबर। देख जरा, इसमें N का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं, तो ये ऑप्शन भी तेरा गलत है। अब क्या बचता है तेरे पास में, PB और N स्क्वायर A। भाई जब 3 गलत हो गए तो चौथा तो सही होएगा ही होएगा, है ना।
देख ध्यान से, वी स्क्वायर बाय आर किसकी मानी तूने, एक बल्ब की पावर। अब ध्यान से देख, पी ए और पी बी में क्या रिलेशन आ रहा है। सो पी ए, ठीक है, किसके बराबर है, पी बाय एन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। पी ए किसके बराबर है, पी बाय एन स्क्वायर के बराबर। तो देख पी ए जो है उसमें एन स्क्वायर तेरा मल्टीप्लाई करने पर तुझे पी बी जो है वो तेरा किसके बराबर हो जाएगा। सो ये पी बी है, तो पी बी इज इक्वल टू हो गया तेरा एन स्क्वायर पी ए के बराबर। ये आंसर तेरा बिल्कुल सत्य दिखा रहा है, दैट्स द करेक्ट वन। ठीक है बेटा, ये समझ में नहीं आएगा तो करके देख लेना कितनी भी बार खुद से, ठीक है। 2 बार इसको देखना सॉल्यूशन को, तब तेरे को शायद समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रेजिस्टेंसेज, 6 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू आर, ठीक है, गिवन आर, जिनकी सबकी वैल्यू दे रखी है, कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3, 4, 5, 6, मतलब ये फालतू लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके कंफ्यूज मत होना कि रेजिस्टेंस लगाया और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, दैट मींस इट्स अ सिंपल वायर। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको आर लेके करोगे भी ना, मान लो इसको तुमने आर आर मान रखा है, इसको भी आर करोगे तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तुम करके देख लेना। ठीक है, उस केस में फिर तुम्हें आर मिलेगा ही नहीं, आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, दैट मींस कि ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब बाकी बचा हुआ क्या सर्किट कहता है, बाकी सर्किट ये कह रहा है कि ये 1/3R है, यानी R/3, ये 2R और 2R पैरेलल में लगे हुए हैं। आपको शायद याद हो कि जब 2 सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है वो उनका आधा हो जाता है। करके देख लेते हैं। P इक्विवेलेंट अगर निकालता हूं इन दोनों, सॉरी R इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच का निकालता हूं इस 2R और इस 2R के लिए, तो कितना हो जाएगा, R 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। ठीक है, 2 2 जा 4R स्क्वायर अपॉन 4R, काट देख, वैल्यू आ गई तेरे पास R के बराबर, वही लिखा है मैंने। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, R के बराबर। नेक्स्ट, ये तेरा R है, ठीक है, अच्छा, ये रेजिस्टेंस नहीं है तो ये R प्लस R कितना हो गया, ये 2R हो गया तेरे पास में। ठीक है, सो 2R और R तेरे जब पैरेलल में लगे हुए हैं, सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको R इक्विवेलेंट डैश कह ले रहा हूँ, तो ये दोनों कितने हो गए, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। ठीक है, ये 2R तो समझ में आ गया होगा कि एक R और एक R सीरीज में थे, तो उनकी जगह 2R लगा दिया। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2R स्क्वायर अपॉन 3R, काट यार वैल्यू 2R/3 हो गई। ठीक है, मतलब सर्किट मेरे पास कैसा दिख रहा है, सर्किट मुझे ये दिख रहा है कि R/3, ठीक है, और ये तेरे पास में R लगा हुआ है और ये तेरे पास में 2R/3 लगा हुआ है। तीनों को जोड़ दे, ठीक है, तेरे सीरीज में ही है तीनों, तो R/3 प्लस R प्लस 2R/3, 2R/3 और R/3 तेरा हो गया 3R/3 प्लस R, मतलब ये 1 और ये 1, यानी 2R तेरा आंसर आ गया। दिस मस्ट बी द आंसर। इन केस अगर तुम इसको कंसिडर भी करते हो कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, अगर तुम इसको कंसिडर करोगे तो चारों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर नाम उसने पहले ही लिख दिया है कि 6 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। कंफ्यूज मत होना, बहुत से कोचिंग्स के आंसर कीज वगैरह में ये ना ऐसे लिख दिया है, नहीं है, गलत है या कुछ भी है, सही नहीं है। 6 रेजिस्टेंस है मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं है, वायर है वो, सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द फिजिक्स पार्ट। अ बॉडी ट्रेवल्स द डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू एल। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो एल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये एल दे रखा है। ठीक है, और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से चला दिया हमने। कह रहा है देयर आफ्टर इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बी सी, यहाँ बी से लेके और सी तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एल डैश बोला है। ये चला है आपका 1.5 मीटर पर सेकंड से, बढ़िया। और ये सी से लेके सी डैश का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना बचा, एल माइनस एल डैश। इस डिस्टेंस को वो चला है 0.5 मीटर पर सेकंड से। बट उसने एक बात लिख दी जिससे क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया। दिस जर्नी अज्यूमिंग दैट द बॉडी टेक सेम टाइम इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस बी सी एंड सी सी डैश। यहां जो टाइम लग रहा है वही टाइम यहां लग रहा है। ठीक है, मतलब यहां का टाइम और यहां का टाइम उसने बोल दिया सेम है। ठीक है, यहां का टाइम और यहां का टाइम बिल्कुल सेम है, बात खत्म हो गई मेरी। ठीक है, अच्छा, यहां पर देख लेते हैं आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अब पूछा क्या है उसने, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है भैया वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस हो गया एल, यहाँ डिस्टेंस हो गया आपका एल डैश, और यहाँ डिस्टेंस हो गया आपका एल माइनस एल डैश।
तो ये डिस्टेंस आपके हो गए 2L, अभी बाद में देख लेंगे उसको, तो पहले टाइम का और जुगाड़ कर लेते हैं। बेटा यहाँ टाइम कितना लगा होगा, L अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, L अपॉन, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू तो टाइम होगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम मैंने कितना माना हुआ है, यहाँ टाइम मैंने माना हुआ है t, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम में इतना L/2, यहाँ पर टाइम t, इसको t1 मान लेते हैं, और यहाँ पर टाइम t। जरा ध्यान से देखना, टोटल टाइम कितना है 2t, ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस t 2t। ये 2t टाइम जो है, ठीक है, ये कितनी स्पीड से चला है वो अब हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कितनी स्पीड से ये बेसिकली इस पार्ट को कवर किया है। ये जो 2t टाइम है, ठीक है, इसमें उसने कितनी स्पीड से चला है और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है, वो आप अगर देख सके तो ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो जरा, अब यहाँ के लिए मुझे टाइम के लिए देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देख ध्यान से एक बार, यहाँ का टाइम सेम है इस टाइम के, तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ का टाइम कितना हो गया, यहाँ का टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, इसको काट दे तो L डैश और L का रिलेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा, L डैश इज इक्वल टू L माइनस L डैश, और यहाँ नीचे 3 आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो L डैश इज इक्वल टू, ठीक है, 3L माइनस 3L डैश, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ गया 4L डैश इज इक्वल टू 3L, तो L डैश की वैल्यू आ गई 3/4L के बराबर। अब हो जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी है L/2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा L डैश अपॉन स्पीड, L डैश कितना है 3L/4, ठीक है, अपॉन स्पीड करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस इस वाले पार्ट में कितना बचा, तो देख जरा, ये L था, उसमें से 3L/4 माइनस करेगा तो L/4 बचा, L/4 इंटू स्पीड कितनी है 0.5, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, L प्लस L इज 2L डिवाइडेड बाय L/2 प्लस 3L/4 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 4 आ जाएगा 6 के बराबर आपका, ठीक है, प्लस L अपॉन 2, इसको भी सॉल्व कर ले, यानी 2L अपॉन L/2 प्लस L/2 प्लस L/2, ठीक है। अच्छा, ऊपर कितना आ गया 2L, नीचे आ गया 3L/2, L से L खत्म, इसको ऊपर ले जाएगा 4/3, सॉल्व करेगा 1.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट मीन्स आंसर आया मेरे पास 1.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इजी। अब सुनो, ये आपका पेपर था, ठीक है, जो NTSC स्टेज 2 का इस बार का पेपर रहा, थोड़ा लेट हुआ इसलिए शायद आप लोगों को दिक्कत रही हो कि तैयारी वैयारी गड़बड़ रही हो, बट जो लोग आगे के लिए तैयारी करें वो थोड़ा ध्यान से, कि जो आपका वर्क एनर्जी पावर है उससे क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा थे, और याद रखना कि जो पावर वाला सेक्शन है उससे हमेशा ही क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं NTSC के अंदर, तो उसको थोड़ा ढंग से करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पावर का जो क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है NTSC वालों का, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एक मोशन जो है उसको भी तुम्हें ध्यान से करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।